हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ विज्ञान का क्लास 6 और क्लास 7 का हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक देखा था। आज इस वीडियो में हम लोग साइंस क्लास 8 का क्वेश्चन बैंक देखेंगे। सबसे पहले हम विषय सूची देखते हैं, विज्ञान क्लास 8। इसमें पहला अध्याय है आकाश दर्शन, दूसरा अध्याय है मिट्टी, तीसरा अध्याय है वायु, चौथा अध्याय है रासायनिक क्रियाएं कब और कैसी कैसी। इसके बाद अगला अध्याय है पांचवा धातुएं और अधातुएं। इसके बाद छठा अध्याय है कार्बन, सातवां अध्याय है शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका। इसके बाद अगला अध्याय है यानी आठवां सूक्ष्म जीव एक अद्भुत संसार। इसके बाद नौवां अध्याय है प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद 10वां अध्याय है चुंबकत्व। इसके बाद 11वां अध्याय है विद्युत धारा। इसके बाद 12वां अध्याय है ऊर्जा के स्रोत और इसके बाद 13वां अध्याय है खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन। इसके बाद 14वां अध्याय है रेसें। इसके बाद 15वां अध्याय है कितना भोजन कैसा भोजन। इसके बाद अंतिम अध्याय यानी 16वां अध्याय है कुछ सामान्य रोग। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। अध्याय 1 आकाश दर्शन, सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है सूर्य है। सूर्य के बारे में मैंने पहले भी बताया, सूर्य एक क्या है, तारा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बहुत से तारे सूर्य से बड़े होने पर भी हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वे ज़्यादा दूर हैं, यानी सूर्य से तुलना की जाए तो वो ज़्यादा दूर हैं। दिन के समय तारे नहीं दिखाई देते या नहीं दिखते क्यों नहीं दिखते? क्योंकि सूर्य का प्रकाश अधिक होता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देते हैं। प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जा सकने वाला प्रश्न है। सीटेट में भी देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक बार पूछा भी गया है। तो प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक। अगला क्वेश्चन भी प्रकाश वर्ष से संबंधित है। एक प्रकाश वर्ष का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें से तारा नहीं है, तो इनमें से कौन सा तारा नहीं है? तो यहाँ देखिए एक लिखा है पुच्छल तारा, तो ये पुच्छल तारा नहीं है। इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। अगर आप पुच्छल तारे के बारे में जानते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा इसे डिस्क्राइब करके हमें लिख दें। बाकी सब ये सब क्या है, तारा। इसके साथ ही एक और प्रश्न बनता है कि जो सूर्य है, सूर्य के नज़दीक जो सबसे नज़दीक कौन सा तारा है, इसके बारे में भी लिखना चाहिए। या प्रॉक्सिमा सेंटेरी का आपने नाम सुना होगा, वही है प्रॉक्सिमा सेंटारी उसे कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वृहत सप्तऋषि या उर्सा मेजर है, तो ये क्या है? तो ये है आपका तारामंडल। ये क्या है आपका तारामंडल। तारामंडल क्या होता है? कि तारों का एक समूह को हम तारामंडल कहते हैं। इनमें से ग्रहों का समूह नहीं है। इनमें से कौन सा है जो ग्रहों का समूह नहीं है? तो एक में देखिएगा पृथ्वी सूर्य चंद्रमा लिखा है। तो सूर्य आप जानते हैं ये क्या है, एक तारा है, ग्रह नहीं है। देखिए इसमें ग्रह भी लिखा है, उपग्रह भी लिखा है, तो बाकी सभी में देखिएगा तो यहाँ पे उपग्रह कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप देखिएगा ब में, वहाँ सूर्य एक तारा है, चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, और ग्रह क्या है, पृथ्वी है। तो तीनों यहाँ पे आपको मिल जा रहे हैं ब नंबर ऑप्शन में, मतलब इस ऑप्शन में। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है। हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितना है? तो 8 है, और एक ग्रह जो प्लूटो था यानी यम था उसे बाहर कर दिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्लूटो यानी यम को अब ग्रह नहीं माना जाता है, क्यों नहीं माना जाता है? तो इसका देखा जाए तो करेक्ट आंसर मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब कर देते हैं प्लूटो के बारे में। तो देखिए प्लूटो का जो है जो इसका आकार है वो गोल नहीं है। बाकी सब ग्रह देखेंगे तो गोल ही दिखते हैं, लेकिन ये गोल नहीं है, जिसके कारण उसको ग्रह नहीं माना जाता है। लेकिन अभी तक ये मतलब चर्चा का विषय ही बना रहा है कि क्यों उसे माना नहीं गया। बहुत सारे लोग मानते भी हैं कि ग्रह है, एकाएक क्यों हटा दिया गया।
और इसे 2006 में हटाया गया। और इसका एक और कारण कुछ लोगों का मानना है कि उसमें गुरुत्वीय शक्ति नहीं है, यानी वो किसी को आकर्षित नहीं करता है अपने तरफ। जैसे पृथ्वी है कि उसमें गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन इसमें क्या है, गुरुत्वीय शक्ति नहीं है। और इसका खोज कब हुआ था? 1930 में क्लाउड विलियम ने इसका किया था खोज 1930 में, और 2006 में इसे क्या किया गया था, बाहर किया गया था। इसके बाद अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो ग्रहों की श्रेणी से अभी ऊपर इसी की चर्चा की जा रही थी, यम यानी प्लूटो को ग्रहों की मतलब ग्रह से इसे बाहर कर दिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंद्रमा है, चंद्रमा तो बहुत बार ये पूछा गया है इसमें प्रश्न, ये प्राकृतिक उपग्रह है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह है। तो इसमें सबसे ठंडा ग्रह आपका मंगल है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ठंडा ग्रह कौन है, तो वहाँ पे देखिए कि सबसे दूर कौन सा होगा, जो सबसे दूर होगा वही ठंडा होगा। जैसे मैं इसका नाम अगर मैं बता दूं आप लोगों को, यूरेनस है यानी अरुण। इसका खोज हर्सले ने किया था। किसने किया था इसका खोज? हर्सले ने किया था। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, ठंडा तो आपने बता दिया, लेकिन गर्म सबसे कौन है, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, बुध और शुक्र। तो आप कहेंगे बुध है, क्योंकि बुध क्या सूर्य के नज़दीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं ये आपका गलत हो जाएगा। अगर बात पूछा जाए कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपका शुक्र है। किसके कारण? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आ जाता है, ये थोड़ा सा मतलब हार्ड लेवल हो जाएगा। तो इसके कारण वो क्या है, सबसे ज़्यादा गर्म है शुक्र। और ये क्या है ना कि सूर्य के नज़दीक बुध होने के कारण बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो गई हैं, इसीलिए वहाँ कुछ हो नहीं पाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा हो जाता है शुक्र में, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा गर्म है। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था कि दक्षिणावर्त तरीके से कौन घूमता है, वो आपका शुक्र और यूरेनस है, जो दक्षिणावर्त घूमते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन है आपका, ठंडा ग्रह हो गया, दिन और रात होते हैं। तो दिन और रात किस कारण से होते हैं? तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। पृथ्वी के क्या होते हैं? घूर्णन के कारण होते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टूटते तारे कहते हैं, किनको कहते हैं हम लोग को? उल्काओं को हम टूटते तारे कहते हैं। चलते हैं अगले लेशन पे। अगला लेशन है आपका अध्याय 2, मिट्टी। इसमें देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है, मिट्टी की परिच्छेदिका में संस्तर होते हैं। कितने होते हैं? तो ये 4 होते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की परिच्छेदिका में कार्बन संस्तर होता है। तो ये कहाँ होता है? कुछ सबसे ऊपर होता है, कार्बनिक संस्तर होता है। मिट्टी की परिच्छेदिका में चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं सी संस्तर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की परिच्छेदिका में ह्यूमस से भरपूर संस्तर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ए पॉइंट, संस्तर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ये आंसर होगा 4 का। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मिट्टी का अव्यय नहीं है। तो जल भी है, वायु भी है, खनिज पदार्थ और ह्यूमस भी है, ये सारे क्या हैं? अव्यय हैं। और लेकिन यहाँ पे एक नहीं है, वो है आपका घास। मिट्टी के कणों के बीच की खाली जगह कहलाती है, खाली जगह क्या कहलाती है? रंध्रा अवकाश कहलाती है। देखिए यहाँ अवकाश भी दिया है, रंध्रा अवकाश भी दिया है, इसी से पकड़ लेंगे, अवकाश तो होगा नहीं, रंध्रा अवकाश हो जाएगा। चट्टानों के अपक्षय से बनती है, को क्या बनती है? तो मिट्टी बनती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चट्टानों के अपक्षय से, ये तो हो गया। कुम्हार के लिए उपयोगी मिट्टी है, यानी कुम्हार जो आपको बर्तन वगैरह बना के देते हैं मिट्टी का, को ये कौन सी मिट्टी से बनती है? तो ये चिकनी मिट्टी से बनती है। देखिए यहाँ चिकनी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है। ये देखिए मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। जैसे पूछा जा सकता है आपसे कि मान लीजिए कि खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयोगी है, इसके बारे में पूछ लिया जाएगा।
और चिकनी मिट्टी का तो हो गया, कुम्हार लोग उपयोग करते हैं। इसके अलावा और भी सीटेट के संदर्भ में देखा जाए या एनसीईआरटी बुक में देखा जाए तो ये भी पूछ सकता है कि धारण क्षमता किस में ज़्यादा होती है, यानी कौन ज़्यादा धारण क्षमता वाला है, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, कौन सा धारण क्षमता वाला, यानी पानी को कौन ज़्यादा देर तक धारण करता है। तो ये सारा चीज़ पूछा जा सकता है। कौन किसकी मोटाई ज़्यादा होती है, यानी मिट्टी में उसके कण किसके ज़्यादा होते हैं, इस सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको एक बार देख लीजिएगा, अगर आप जानते हैं तो एक एक करके आप डिफाइन करके लिख देंगे तो और भी स्टूडेंट को पता चलेगा। ये हमारा वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए हम थोड़ा तेज़ी से चल रहे हैं। इनमें से कौन सी क्रिया मिट्टी के निर्माण में सहायक नहीं है, तो इसका उत्तर होगा आपका भूकंप। देखिए बहुत सारी चीज़ें मैं एनसीईआरटी बुक वाला इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा तो वहाँ डीपली आपको सारा चीज़ बता दूँगा, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आप कोशिश कीजिए, अगर आप जानते हैं को लिखिए ताकि और भी दोस्तों को फ़ायदा मिले। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पौधों के लिए उपयोगी मिट्टी है, तो पौधों के लिए उपयोगी मिट्टी कौन सी है, ये तो आ गया क्वेश्चन, मैंने बताया भी था। तो ये होगा आपका दोमट मिट्टी जो होता है पौधों के लिए उपयोगी मिट्टी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए दोनों का मिक्सअप होता है दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी रेतीली मिट्टी का बीच वाला स्थान जो होता है दोमट मिट्टी होता है। बालू तो देखें उसे रेतीली कहते हैं। चिकनी मिट्टी जो चंवर का जो मिट्टी होता है ना, जिसे आप गोली वगैरह बना के खेलते वगैरह हैं या चिड़िया वगैरह को पहले मारते थे, तो वो सारा चीज़ आपका चिकनी मिट्टी से बनता है। या आज के बर्तन वगैरह भी देखते हैं तो वो आपका चिकनी मिट्टी का है। इसके बाद अगला है अपर्दन है, तो अपर्दन क्या है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये तो आप निश्चित जानते हैं। को मिट्टी की उपजाऊ परत का नुकसान अपर्दन कहलाता है। वो होता है कि अपर्दन मीन्स क्या, मिट्टी का कटाव एक तरह से लेके चला जाता है। को इसको रोकने के लिए हम लोग पेड़ों की रोपाई करते हैं, यानी पेड़ लगाना, अपर्दन को रोकने के लिए पेड़ लगाते हैं हम लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के अपर्दन का कारण नहीं है, तो इसमें पेड़ लगाना ही होगा, अभी मैंने बताया। मिट्टी प्रदूषित होती है, तो मिट्टी प्रदूषित होती है उर्वरकों के अधिक उपयोग से। उर्वरक आपका क्या हो गया, जैसे यूरिया वगैरह डालते हैं, ये क्या हो गया, उर्वरक हो गया। और भी जो चीज़ें हैं, जैसे में आप देख सकते हैं केचुआ का जो होता है, केचुआ क्या करता है, भूमि को पोली बना देता है, तो ये क्या करता है, ये फ़ायदेमंद है। और खाद वगैरह डालते हैं, देखिए उर्वरक खाद में बहुत अंतर है। उर्वरक हो गया जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारी चीज़ें मिल के जब बनाते हैं तो वो आपका उर्वरक हो गया, जैसे फास्फोरस वगैरह मिला के बनाते हैं तो उर्वरक हो गया। और ये बंजर धीरे धीरे ज़मीन को बनाती जाती है, तो इससे क्या होता है, मिट्टी प्रदूषित होती है, तभी तो बंजर बन रहा है। तो उस समय तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो भी चीज़ दे रहे हैं तो वो आपको बेनिफिट देगा, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, बंजर होती जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम खाद उपयोग करें, शायद खाद से संबंधित अगले लेसन में कभी चर्चा हो, तो वो उपयोग करेंगे तो बंजर ज़मीन नहीं होगी, उसकी उर्वरकता जो क्षमता होती है वो ज़्यादा बढ़ेगी। इसके बाद अगले लेसन पे चलते हैं, अध्याय 3 वायु। वायु सबसे पहला क्वेश्चन है, वायु है तो ये पहले भी चर्चा हो चुकी है। वायु क्या है, मिश्रण है। वायु के अव्यय हैं, तो वायु के इसमें कौन सा अव्यय है, तो ये सारे हैं, धूल कण, जलवाष्प, नाइट्रोजन। हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है, तो कौन अवशोषित करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोताखोर अपने साथ ले जाते हैं। तो मान लीजिए गोताखोर कहने का मतलब क्या है, गोताखोर वो इंसान होता है जो पानी में डुबकी वगैरह लगाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं। तो पानी के अंदर अगर हम जाएंगे तो मुझे सांस लेने में परेशानी होगी, इसलिए गोताखोर अपने साथ क्या लेके जाएंगे, सांस लेने वाला चीज़ लेके जाएंगे। तो क्या लेके जाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है, जिसके बारे में भी मैंने बताया है, ऑक्सीजन क्या है, जलने में सहायता करता है। पौधे और जीवधारियों में श्वसन के लिए आवश्यक गैस है, तो आवश्यक गैस कौन सा है, तो आपका कौन सा होगा, श्वसन के लिए। देखिए पौधे और जीवधारियों में श्वसन के लिए आवश्यक गैस है, तो कौन सा गैस होगा, ये आप लिख लीजिए। बीटेट का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर पूछ लिया दिया जाता है। अगर यहाँ पे आप जीवधारी तो देख लिए तो आपका हो गया ऑक्सीजन, लेकिन केवल पौधे या पादप देता है तो आप लोग इसको टिक कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो उपयोग गैस होता है यानी CO2 का, तो CO2 कभी नहीं होगा, इसका 100% आंसर होगा ऑक्सीजन। क्या होगा आपका,
ये 6 का आपका अ। पौधे और जीवधारियों में श्वसन के लिए श्वसन जब भी क्रिया होगी तो ऑक्सीजन ही लिया जाता है। होता क्या है कि दिन में आपका कम मात्रा में ऑक्सीजन हो जाता है। क्यों कम मात्रा में होता है ऑक्सीजन उनका उपयोग? क्योंकि वो भोजन बनाते हैं तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ता है। तो बृहत मामले में कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें लेना पड़ता है। तो वहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ऑक्सीजन भी बहुत मात्रा में देंगे। जो चीज़ लेंगे तो वही चीज़ बाहर में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकालते हैं। वो कुछ हिस्सा ऑक्सीजन वो लोग श्वसन में दिन में उपयोग कर लेते हैं। इसलिए जो ऑक्सीजन बहुत भारी मात्रा में आता है उसका उपयोग हम लोग करते हैं। रात में लेकिन प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, क्योंकि सूरज का प्रकाश मिलता नहीं है, वो नहीं होता है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ऑक्सीजन देखिए, श्वसन दिन में भी करते हैं, रात में भी करते हैं, लेकिन रात में क्या होता है ना कि वो O2 को आउट नहीं करते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिना पके और तले खाद्य पदार्थ के पैकेट में भरी जाती है। बिना पके और तले खाद्य पदार्थ के पैकेट में भरी जाती है। यहाँ हमेशा बचिएगा इसमें ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन से ये क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। यानी 7 का आंसर देखा जाए तो क्या होगा, नाइट्रोजन। इसके बाद अगले आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। आलू चिप्स के पॉकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, किस लिए भरी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन से संपर्क न होने के लिए, ऑक्सीजन से संपर्क न होने के लिए, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। देखिए दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। कारखाना में ऊंची चिमनी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? आपने कभी देखा होगा, जो भी कारखाना है ऊंची चिमनी होगा, वहाँ से धुआं निकलता है। क्यों? ताकि वातावरण आपका प्रदूषित ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वायु प्रदूषण कम करने के लिए। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, लेकिन ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये तो फायदेमंद है हम लोगों के लिए ना। पौधों को कांच के घरों ग्रीन हाउस में रखते हैं। क्यों रखते हैं? तो हरा भरा रखने के लिए रखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्षा के बाद संगमरमर से बने भवनों की चमक नष्ट हो जाती है, इसका कारण होता है। को क्या कारण होता है? तो इसका कारण अम्लीय वर्षा होता है। अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित है, अम्लीय यानी तेजाबी वर्षा का कारण है। तेजाबी वर्षा का कारण क्या है? तो ये है आपका सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इसके साथ ही हम आपसे पूछना चाहेंगे, एक प्रश्न था अभी सीटेट का जो एग्जाम होता है, इसी से संबंधित एक प्रश्न था। उस प्रश्न का आप आंसर लिखे, साथ में क्वेश्चन लिखे, दोनों चीज़ लिखिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस बार सीटेट दिया था। नहीं तो एक बार 2018 को आप साइंस का एक बार क्वेश्चन देख लें। और इसके बाद इसका आंसर मैंने क्या बताया, सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर और सोडियम दोनों में अंतर याद रखिएगा, सोडियम मत टिक कर दीजिएगा, आपका सल्फर एवं सल्फर है और आपका नाइट्रोजन दोनों के ऑक्साइड है। आप वायुमंडल दाब नापने के लिए उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे? तो बैरोमीटर का। वायुमंडल देखिए, व से वायु, व से बैरोमीटर, कोई अंतर नहीं है, आराम से याद करके टिक कर दीजिएगा। सतह से ऊंचाई में जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। इसके साथ एक और क्वेश्चन मुझे याद आता है कि अगर आम इंसान सतह से ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, मतलब ब्लडिंग होता है या हाथ पैर टूट जाता है, क्या होता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि आपसे इससे संबंधित कोई और भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपको आता है। इसके बाद अगले लेसन पे चलते हैं, अध्याय 4, रासायनिक अभिक्रिया कब और कैसी कैसी। इसमें पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ कहलाता है। देखिए बनने वाला पदार्थ क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए यहाँ 4Fe है और यहाँ ये जो चीज़ देख रहे हैं, ये जो चीज़ है ये 4Fe और 3O2, इसे हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अभिकारक कहते हैं। और ये जो है इसे उत्पाद कहते हैं, यानी जो फल बन गया उसे उत्पाद कहते हैं, 2Fe2O3। ये याद रखिएगा हमेशा। यानी ये जो तीर के बाएं साइड है तो वो आपका अभिकारक हो गया, जो दाहिने साइड है वो क्या हो गया? आपका प्रतिफल हो गया या उत्पाद हो गया।
तो इसमें पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ कहलाता है, यानी जो बन के तैयार हो गया तीर के आपके दाहिने साइड वाला, तो वो कहलाता है आपका उत्पाद। अगला क्वेश्चन है 4Fe + 3O2 2Fe2O3 में अभिकारक है। तो अभिकारक क्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें अभिकारक तो मैंने पहले बताया है। Fe किसको कहते हैं? लोहा को कहते हैं। लोहा और ऑक्सीजन दोनों क्या हैं? ये अभिकारक हैं। अगला क्वेश्चन है, संतरे के रस में नीला। देखिए संतरा का रस जो होता है खट्टा होता है, खट्टा है यानी अम्ल है। तो संतरे के रस यानी अम्ल में नीला लिटमस पेपर डुबाने पर लिटमस पेपर हो जाएगा को नीला, और इधर अम्ल, दोनों लाला मिल के क्या बनाते हैं? को लाल बना देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाल, लाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंग लगना है। तो जंग लगना एक क्या है? तो ये एक रासायनिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? तो इसमें ये सभी कार्य होते हैं, अवक्षेप का बनना, ऊष्मा का अवशोषण, रंग परिवर्तन, ये सारे चीज़ होते हैं। दही का जमना क्रिया है। तो दही का जमना क्रिया क्या है? ये एक रासायनिक क्रिया है, लेकिन रासायनिक क्रिया में ये क्या है? वो जैव रासायनिक क्रिया है। क्या है ये? जैव रासायनिक क्रिया। अपचयन अभिक्रिया में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला ये और अगला ये आपका स्टेट में, बिहार के स्टेट में पूछा जा सकने वाला प्रश्न है। ये मैंने बोला भी था कि जब इस चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये 9th के लेवल पे था, इसलिए मैं इस चीज़ को लेके आया हूँ ताकि अगर आपसे आगे के भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसे आप आराम से डील कर सकें। तो यहाँ अपचयन अभिक्रिया में होता है। तो क्या होता है अपचयन अभिक्रिया में? तो इसका देखा जाए तो हाइड्रोजन का जुड़ाव एवं ऑक्सीजन की कमी होती है। यानी हाइड्रोजन क्या करता है? वहाँ जाके जुड़ जाएगा। अपचयन में क्या होता है? अपचयन में हाइड्रोजन जाके जुड़ जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कभी कभी ऑक्सीजन बाहर कर दिया जाता है। ये चीज़ होता है, याद रखिएगा। ठीक इसका उल्टा होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? अगर दोनों का नाम आप अंग्रेजी में याद किए हैं, रिडक्शन वगैरह जो भी आपको नाम याद है, तो वो दोनों का नाम अंग्रेजी में लिख दीजिए। अगर उस तरीके से आप समझते हैं तो और लोग भी समझ जाएंगे। और क्वेश्चन में आप हिंदी में भी लिख दीजिएगा। जैसे 7वां का आंसर क्या हो गया? हाइड्रोजन का जुड़ाव है, ऑक्सीजन की कमी है। वही ऑक्सीकरण में क्या होता है? ये ठीक उल्टा होता है। जब भी ऑक्सीकरण आए तो जाहिर सी बात है ऑक्सीकरण कर रहा है यानी ऑक्सीजन उसके पास है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो ऑक्सीजन का जुड़ाव होगा, हाइड्रोजन का अलग होना होगा, यानी ठीक उसका उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 2NH3। ये क्या हो रहा है? N2 + 3H2 हो रहा है। यानी H2 को अपने साथ यानी अमोनिया के साथ रखा था, अमोनिया बना था। 2NH3 यानी अमोनिया था, तो अमोनिया में से H को बाहर कर दिया, N को बाहर कर दिया, यानी ये नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, दोनों में हो गया। यानी इसमें ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन का अलग होना हुआ, हाइड्रोजन अलग हुआ ना, तो इसे ऑक्सीकरण कहेंगे। ऑक्सीकरण हुआ तो यहाँ पे में ऑक्सीकरण हुआ। किसका ऑक्सीकरण हुआ? अमोनिया का। रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो इसमें कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो जलना रासायनिक अभिक्रिया होता है, नमक का बनना, चांदी के गहनों का काला होना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक इसमें नहीं है, वो है आपका मोम का पिघलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। बर्फ का पिघलना है। बर्फ का पिघलना क्या है? तो बर्फ कब पिघलता है? तो जब उष्मा को अपने पास ऑब्जर्व करता है, यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग बर्फ का पिघलना। अम्ल और क्षार के संयोग से बनने वाला उत्पाद है। अम्ल और क्षार जब दोनों मिलते हैं तो वो लवण बन जाता है। क्या बनता है? वो लवण बनता है, और इसे उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीन हो जाता है, लवण बनता है यानी उदासीन हो जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला उत्पाद है, तो इसे हम लवण कहते हैं। भोजन का सड़ना है। भोजन का सड़ना क्या है? इसका देखा जाए तो भोजन का सड़ना आपका जैव रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का सड़ना क्या है? जैव रासायनिक अभिक्रिया। जहाँ जैव, इसको याद करने का तरीका है, जैसे अभी आपने इस स्टार्टिंग में भी ये क्वेश्चन पढ़ा जैव रासायनिक अभिक्रिया का। भोजन का सड़ना भी क्या है? जैव रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि जैव मीन्स कोई ना कोई जीव का चर्चा वहाँ होगा। जब सड़ेगा तो कोई ना कोई छोटा सा कीटाणु आएगा, इसलिए जैव रासायनिक अभिक्रिया। वहाँ पे भी कोई कीटाणु आया था, इसलिए जैव रासायनिक अभिक्रिया हुआ था।
अब देखिए अगला इसमें क्वेश्चन, जैव रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इसमें देखिए कुछ श्वसन में भी है, फल का पकना भी है, ब्रेड का सड़ना भी है, लेकिन यहाँ एक चीज़ में नहीं है, वो है लकड़ी का जलना। लकड़ी के जलने में क्या है, तो वहाँ पे ये जलना है कि ये जैव रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं। अध्याय 5 धातुएं और अधातुएं। इसके साथ ही पिछले लेसन में आप मंद परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन के बारे में ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए बस मंद परिवर्तन के बारे में कि कौन कौन से उसके उदाहरण हैं, और तीव्र परिवर्तन के बारे में कौन कौन से उसके उदाहरण हैं। ये उदाहरण इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी उदाहरण ही दे दिया जाता है, इस तरह का परिवर्तन हो रहा है, क्या ये मंद परिवर्तन है। जैसे पाचन की क्रिया मंद परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण क्या मंद परिवर्तन है, कोई ये चाहे आपका जंग लगना किस तरह का परिवर्तन है, अगर लोहे पे जंग लगता है तो मंद परिवर्तन है ये। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्न में से धातु का उदाहरण नहीं है, ये हम लेसन पढ़ रहे हैं अध्याय 5 धातुएं और अधातुएं। इसमें पहला प्रश्न है निम्न में से धातु का उदाहरण नहीं है। तो इसमें धातु का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो धातु का उदाहरण इसमें ग्रेफाइट नहीं है। दर्पण के पीछे पतली धातु की परत बनाने में उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, तो देखा होगा आपने जब शीशा जो बनता है पीछे वाइट कलर का कुछ कर दिया जाता है, तो वो क्या है, आपका चांदी है। कौन सी धातु सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो आपका धातु पूछे तो क्या होगा, पारा होगा। क्या होगा, पारा। लेकिन वही अधातु पूछे तो क्या होगा, अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है ब्रोमीन। क्या है वो, ब्रोमीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का पतला तार यानी तंतु किस धातु का बना होता है, तो वो है आपका टंगस्टन। अभिक्रिया पूर्ण करो 2Mg+O2, इसमें से क्या रखेंगे, इसका आंसर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन मैं आज आपको सिखा भी देता हूँ कि अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो संतुलित करने के लिए अगर दे दे तो कैसे संतुलित करते हैं। इसका आंसर देखा जाए तो 2MgO होगा। 2MgO यानी ब जो आंसर है ये होगा। अब यहाँ पे ये संतुलित कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे है 2Mg है, कहने का मतलब M का और G का, Mg देखिए Mg लिखा हुआ है, M बड़ा है कैपिटल लेटर में, G क्या है, छोटा में है, तो ये एक ही तत्व का नाम हो गया। इसका नाम हो गया, एक तत्व का नाम है। अगर यही होता, मान लीजिए O दिया होता, फिर इसके साथ आपका K दिया होता है, O और K दिया होता है, को O से ऑक्सीजन होता है, K से पोटेशियम होता है, इसके साथ ही P देता है को फास्फोरस होता है। लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा, चाहे आई होता है कि आयोडीन होता है, यहाँ पे याद रखिएगा वो कैपिटल में होगा, जब भी इसके साथ होगा वो छोटे में होगा। क्योंकि यहाँ पे Mg दिया है यानी मैग्नीशियम है ये, तो मैग्नीशियम 2 दे रहा है यहाँ पे, यानी मैग्नीशियम का कितना है यहाँ पे, तो 2 परमाणु है। अगर दोनों कैपिटल में होता है, मान लीजिए ऐसा तो कोई है नहीं, मान लीजिए सपोज दोनों कैपिटल में होता है, ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, M कोई नहीं है और G भी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो M भी कैपिटल होता है, G भी कैपिटल अगर होता है, तो 2 तत्व होते हैं, नाम अगर उसमें हो चाहे नहीं वो अलग बात है, या तो मिस्टेक से दे या कुछ भी, लेकिन होता क्या, 2 तत्व होते, दोनों कैपिटल में होता, तो M भी कैपिटल में होता तो क्या होता, एक तत्व होता, G भी कैपिटल में होता तो क्या होता है, एक तत्व होता है। अगर यहाँ 2Mg या दोनों कैपिटल में है को M का 2 परमाणु, G का 2 परमाणु होता है। ठीक है, याद हो गया। यानी अगर यहाँ पे 2 भी लिखते हैं और आगे में 2 लिख दिया गया है, 2 यहाँ पे दोनों कैपिटल में होते हैं और यहाँ 2 लिख दिया गया है, तो दोनों का 2-2 हो जाता है, दोनों का क्या हो जाता है, 2-2 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे Mg छोटा है, यानी केवल 2 हैं परमाणु इसके, Mg के कितने हैं, 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन का कितना है, तो नीचे में भी 2 लिखा है, उसके कितने परमाणु हुए, 2 परमाणु हुए। अगर इसे संतुलित करना होता है तो हम सबका परमाणु संख्या मिला देते हैं, यानी दूसरे वाले पढ़ले का परमाणु संख्या मैच होना चाहिए। और इसके साथ ही एक और चीज़ इसमें देखते हैं हम लोग कि नीचे में कभी संतुलित करते समय चेंज भी हमें करना पड़ता है, तो नीचे में हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे Mg2 कभी नहीं लिख सकते, नीचे में 2 नहीं लिख सकते, जैसे O2 लिखा ना वैसे 2 कभी नहीं लिख सकते हैं। और Mg के पहले 2 आगे में लिख दिया गया है, को ये चीज़ कभी हम लोग चेंज करके 3, 4, 5 नहीं कर सकते, यानी जो लिख दिया गया उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो मान लीजिए अगर हमें 2 लगाना हो तो कहाँ लगा सकते हैं,
तो यहाँ पे O के आगे हम 2 लगा सकते हैं। O के आगे क्या लगा सकते हैं? 2 लगा सकते हैं। तो ये कितना ऑक्सीजन का हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर O के आगे हम 2 लगाते हैं तो 2 दूनी 4 दोनों में गुणा हो जाता है। तो ये कंफर्म हो गया कैसे कैसे बैठता है। अब हमको इसका आंसर टिक करना है। तो Mg का कितना है? मैग्नीशियम का 2 परमाणु है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु इसमें दिया है? कि 2 परमाणु है। तो दोनों का 2-2 परमाणु है। देखेंगे किसमें 2 परमाणु है। तो देखिए पहले में देखते हैं कि Mg का कितना परमाणु? 1 परमाणु है, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया। ऑक्सीजन का कितना परमाणु? 1 परमाणु है, गलत हो गया। 100 देखते हैं, Mg का कितना है? 1 परमाणु है। ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। Mg का लेकिन ऊपर वाले में जो अभिक्रिया है उसमें कितना दिए? 2 परमाणु, भी गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए दम है, Mg का कितना है? 2 परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 1 परमाणु है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन ब में देखिए 2MgO लिखा है, तो Mg का कितना परमाणु हो गया? 2 गो। इसके बाद O का कितना परमाणु हो गया? 2 ठो। तो देख लिए दोनों का 2-2 परमाणु आ गया। ऊपर में भी कितना आया था? Mg का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का कितना परमाणु? 2 परमाणु। अब समझ में आ गया कैसे संतुलित करते हैं। इसी तरीके से संतुलित करते हैं, बहुत ही आसान है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में हमें कमेंट करके दोबारा पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एनसीईआरटी में भी दिया गया। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसका एक कारण है। इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। फास्फोरस को किस में रखा जाता है? फास्फोरस को जल यानी पानी में रखा जाता है। और इसमें देखा जाए तो इसमें इसलिए रखा जाता है, सोडियम को केरोसिन के तेल में इसलिए रखा जाता है, केरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि हवा पानी की क्रिया से ये बचा रहे। हवा और पानी की क्रिया से बचाने के लिए उसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोना चांदी और प्लेटिनियम का उपयोग आभूषण बनाने में इनके किस गुण के कारण करते हैं? सोना चांदी और प्लेटिनियम का उपयोग आभूषण बनाने में इनके किस गुण के कारण करते हैं? तो ये किस कारण करते हैं? को अक्रियाशीलता के कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जंग लगने से बचाने के उपाय नहीं है। देखिए जंग लगने से बचाने के उपाय हैं, जैसे में अगर जंग नहीं लगे, चाहे रुक रुक के चल रहा है। क्यों रुक रुक के चल रहा है? जैसे साइकिल चलता है वो कभी कभी आवाज़ होने लगता है, या बाइक ही चल रहा है वो कभी कभी होता क्या है कि उससे जो चैन रहता है उसमें से आवाज़ आने लगता है जो बाइक चलता है। तो उसमें क्या करता है? तो उसमें ग्रीस लगा देता है या मोबिल लगा देता है, तो उससे क्या होता है? जंग से बचता है। ऐसे छोड़ दीजिएगा, जंग लगेगा, जंग लग के आदमी टूट जाता है। वो क्यों जंग लगता है? पानी लगने से उसमें जंग लग जाता है। वायु यानी ऑक्सीजन उसे मिलेगा और इधर से क्या होगा? पानी मिल गया, उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है लोहे में। तो इसके लिए हम बचाव के लिए हम लोग ग्रीस का उपयोग करते हैं। और भी बहुत सारे हैं, पेंट वगैरह करने के लिए उसमें भी पेंट का उपयोग भी करते हैं। मिश्र धातुओं का निर्माण भी करते हैं, यानी कुछ और मिला के मिश्र धातु तैयार कर देंगे तो उससे भी जंग बचने का उपाय हो जाएगा। लेकिन एक इसमें आंसर दिया गया है जो इसका कहीं संबंध ही नहीं है, निर्जलीकरण। तो यही उपाय नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, माचिस के तिलियों में लगा मसाला बनता है, तो ये किससे बनता है? ये फास्फोरस का। छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव के अघरिया जाति के लोग निम्न में से किस विधि से परिचित थे? तो ये परिचित थे लौह अयस्क से लोहा प्राप्त करने की विधि से। ये वहाँ का बुक है, इसलिए छत्तीसगढ़ के बारे में दिया है। इसके बाद अगले लेसन पे चलते हैं, अध्याय 6 कार्बन। एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को जिनके रासायनिक गुण समान किंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते हैं। इसके साथ ही हम चाहेंगे कि एल्युमिनियम और आप लोहा के अपरूप 1-2 उदाहरण देके हमें जरूर बताएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एड्स की रोकथाम में सहायक होते हैं, तो इसमें कौन सहायक होते हैं? तो C60 आधारित यौगिक जो है वो एड्स की रोकथाम में सहायक होते हैं। इसके अलावा भी कार्बन के बहुत सारे C60 है, C12 है, ऐसे करके बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन के बारे में जरूर बताएं। निम्नलिखित में कार्बन उपस्थित नहीं है। किसमें कार्बन इसमें उपस्थित नहीं है? तो कार्बन आपका उपस्थित पानी में नहीं है, क्योंकि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है वह
ताप उस पदार्थ का कहलाता है, को क्या कहलाता है, कि वो उसका ज्वलन ताप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया है। शीतल पेयों की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस होती है, कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कोका कोला यानी वही शीतल पेय है आपका कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कुछ पूछना ही नहीं है। चलिए अगले लेशन पे चलते हैं हम लोग। अध्याय 7, शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका। कोशिका के बारे में इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, और शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो वो है आपका कोशिका। कोशिका को देखने के लिए यंत्र है, को कौन सा यंत्र है, वो है सूक्ष्मदर्शी। जीवद्रव्य का वह भाग जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में होता है वह कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, वो कोशिका का द्रव। इसके बारे में मैंने पढ़ाया भी है। कोशिका का ऊर्जागृह यानी पावर हाउस कहते हैं, किसको कहते हैं, तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिकाओं के श्वसन केंद्र हैं, को इसका श्वसन केंद्र क्या है, तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया था, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जोड़ के पूछा गया था, लेकिन प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं ये पूछा गया था, तो वो था आपका राइबोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं हम लोग, राइबोसोम को कहते हैं। और ये सीटेट में इस बार सीटेट 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसी के कारण मैंने सोचा कि एक बार मैं पढ़ा ही दूँ छत्तीसगढ़ का जो क्वेश्चन बैंक बना है, क्योंकि हो सकता है अगली बार इससे एक दो और क्वेश्चन आ सके, तो हम लोग एक तरह से 100% तैयार रहें, कोई भी क्वेश्चन आए बना के ही छोड़ेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिका में विभिन्न रासायनिक पदार्थों का श्रवण होता है। इसका तो 5 नंबर क्वेश्चन देख लिए ना, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, कोशिका में विभिन्न रासायनिक पदार्थों का श्रवण होता है, वो किस में होता है, तो ये होता है गोल्जी काय से। किससे होता है, गोल्जी काय से। कोशिका के विभाजन में सहायता करता है, तो कौन कोशिका के विभाजन में सहायता करता है, सेंट्रोसोम। कौन करता है, सेंट्रोसोम। देखिए यहाँ सबके बारे में मैंने बता दिया। राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। गोल्जी काय में क्या करता है, तो ये रासायनिक पदार्थों का श्रवण होता है, विभिन्न रासायनिक पदार्थों का श्रवण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को दो चीज़ें मैंने बताई उसके बारे में, ऊर्जागृह यानी पावर हाउस भी कहते हैं, और श्वसन केंद्र है। सेंट्रोसोम किसको कहते हैं, को कोशिका के विभाजन में सहायता करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, कौन करता है, तो ये करता है आपका केंद्रक करता है। कौन करता है, केंद्रक ही। केंद्रक में इस बीच का केंद्र होता है, तो वो सारे चीज़ पे नियंत्रण करता है, जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं। इसके बाद है एक और प्रश्न यहाँ पे, गुणसूत्र आ गया है। गुणसूत्र के बारे में बता दूँ, इसका अगर संरचना की बात की जाए तो इसमें आरएनए डीएनए होता है, और दूसरा चीज़ होता है, एक तो आरएनए डीएनए से होता है, और हिस्टोन एक होता है, हिस्टोन जो प्रोटीन का बना होता है, इससे इसका संरचनात्मक तैयार होता है। और जो भी अनुवांशिक गुण होता है उसको निर्धारित कौन करता है, तो गुणसूत्र ही करता है। और होता है ना, पूर्वज से ये चीज़ आ रहे हैं, उसी को अनुवांशिकता कहते हैं, यानी पूर्वज में वो गुण थे, फिर उनके बेटे में वो चीज़ आ गया, इसी को हम गुणसूत्र कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्रोमोसोम के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसमें 23, किसी भी मनुष्य में देखा जाए को 23 जोड़े होते हैं। क्या होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, और जन्म भी इसी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर देखा जाए स्त्री और पुरुष में 22 जोड़े, तो दोनों में समानांतर होता है, लेकिन 23वां जो जोड़ा होता है वो पुरुष में और महिला में अलग होता है। यानी 23वां जो होता है लास्ट वाला वो अलग होता है, और उसमें क्या होता है, मतलब पुरुष पे डिपेंड करता है कि उनका जो भी मतलब अगले पीढ़ी के मतलब उनके जो बच्चे होंगे वो पुरुष पे डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। और इसके साथ ही मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न कि आरएनए और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर इसको आप जानते हो तो जरूर लिखें। तो यहाँ पे मैंने गुणसूत्र के बारे में बता दिया। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं, तो कौन सहायक होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, हल्का सा अलग है। देखिए यहाँ होगा क्लोरोप्लास्ट, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट होगा। और यहाँ देखिए क्या आंसर हो रहा है, रंगीन वर्णक जो फूलों और फलों को रंग प्रदान करते हैं और परागण में सहायक होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यानी ब आंसर क्रोमोप्लास्ट। इसके बाद अगले लेसन पे चलते हैं। अगला लेसन है आपका अध्याय 8,
सूक्ष्म जीव एक अद्भुत संसार। पोलियो के गोलाकार विषाणु का व्यास होता है। देखिए पोलियो किसके कारण होता है, को विषाणु के कारण होता है, ये याद कर लीजिए। और इसका कितना होता है, 28 नैनोमीटर। बैक्टीरिया किसको कहते हैं, और वायरस दूसरा दिया गया है। बैक्टीरिया होता है आपका जीवाणु, वायरस यानी विषाणु आदि देखे जा सकते हैं। तो किससे देखे जा सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। दूध देने वाले जानवरों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए उन्हें खाने में दी जाती है, कुछ सानी दी जाती है। मशरूम और कुकरमुत्ते उदाहरण है। किसके उदाहरण है, यहाँ पे आप हमेशा गड़बड़ कर सकते हैं सवाल का कवक में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देखा जाए तो मशरूम या कुकरमुत्ते उदाहरण है किसका, कवक का। क से कुकरमुत्ता, क से कवक। डबल रोटी को बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, वो क्या मिलाया जाता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है क्लास 8 में। ईस्ट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, ईस्ट मिलाया जाता है। ईस्ट का एक और नाम है खमीर। और ये क्या है, एक तरह का कवक है। ये क्या है, एक तरह का कवक है। और इस कवक के और भी नाम है, जैसे कभी कभी इसको कवक को फंगस कहते हैं, फंजाई भी कहते हैं। तो इन सब नामों में गड़बड़ मत कीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मलेरिया रोग होता है। तो मलेरिया रोग किससे होता है, तो मलेरिया रोग होता है आपका मादा एनफालिज के काटने पर। यह मच्छर का नाम है, एक मच्छर का मादा एनफालिज के काटने पे होता है। इसके बाद अगले लेसन पे चलते हैं। अगला लेसन है आपका अध्याय 9, प्रकाश का अपवर्तन। हवा, पानी, कांच से हमें आर पार दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश किरणें इनमें से पार हो जाती है। यहाँ देखिए पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, तीन चीज़ आपको मिलेंगे। इसको भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। पारदर्शी, जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूँ, तेजी से सीखिएगा। पारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, जिससे प्रकाश आर पार हम देख सकें या प्रकाश आर पार हो जाए, डायरेक्ट प्रकाश पे मैं जोड़ के बोलता हूँ। वैसा चीज़ जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, क्या होता है, वो आपका पारदर्शी होता है। जैसे में आप शीशा देखे होंगे, शीशा मतलब कांच का, वो आईना नहीं जो शीशा हम लोग देखते हैं, उसमें प्रकाश आर पार नहीं होगा, वो रिफ्लेक्ट होकर तुरंत दूसरे जगह चला जाएगा। लेकिन वैसा शीशा जिसको मतलब वैसा कांच जिसके आर पार प्रकाश हो जाए, या प्लास्टिक का आपने देखा भी होगा, प्लास्टिक का जो पीने वाला बोतल आता है उससे भी प्रकाश आर पार हो जाता है, चाहे आर पार हम देख भी सकते हैं। तो ये चीज़ क्या हुआ गया आपका, पारदर्शी। पारदर्शी मतलब आर पार। दूसरा होता है अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं जाए। जैसे लकड़ी के आर पार कुछ दिखाई देगा हमको, नहीं दिखाई देगा, वो क्या अपारदर्शी है, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। एक होता है पारभासी, यानी हमें आभास हो कि वो पारदर्शी मतलब आर पार हम उसे देख सकते हैं, ऐसा आभास हो कि हम उसके आर पार देख सकते हैं। जैसे में अगर आप देखे होंगे, एक कागज़ ले लीजिए, उसमें तेल एक जगह लगा दीजिए, फिर सुखा के देखिए, लगेगा कि हाँ आर पार देख सकते हैं। यही एग्जाम्पल पूछता भी है, उसे पारभासी कहते हैं। चलिए इसमें पूछ रहा है, तो यहाँ आर पार दिखाई देता है, तो ये क्या है, तो ये है आपका पार हो जाती है। प्रकाशीय माध्यम नहीं है, तो प्रकाशीय माध्यम नहीं है यानी प्रकाश जिससे नहीं गुजर सकता है, वो है आपका दर्पण। क्योंकि दर्पण में एक भाग क्या किया जाता है, पोत के रखा जाता है। किससे पुताई किया जाता है, कि चांदी से। जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है तो वह मुड़ जाता है। किसी माध्यम में अपवर्तन द्वारा विचलन का मान नापा जाता है। किससे नापा जाता है, अपवर्तनांक से नापा जाता है। शमशाद ने पढ़ते समय पुस्तक अपनी आंखों के बहुत समीप रखी थी, उसे पढ़ते नहीं बन रहा था। उसे पढ़ने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए सामान्य मनुष्य के लिए, तो 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र में कॉर्निया के पीछे के अपारदर्शी पर्दे को कहते हैं, क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नहीं इसके बाद अगला क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं। अध्याय 10 चुंबकत्व।
चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ये भी मैंने आप लोगों से पूछा था कि यहाँ पे देखिए जो तांबा है वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी चुंबक के साथ ये चिपक नहीं सकता है, लेकिन लोहा, कोबाल्ट और निकल ये चुंबक के साथ जाकर चिपक जाता है। को केवल लोहा मत याद रखिएगा, कोबाल्ट और निकल भी उसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के समीप रखने पर उसमें अस्थायी चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, को क्या कहते हैं? तो इसको चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरण कहते हैं। हथौड़ी से पीटने पर चुंबक का चुंबकीय नष्ट हो जाएगा, चुंबकत्व जो होता है वो नष्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चुंबक में अधिक चुंबकत्व होता है तो दोनों ध्रुवों पे होता है, वो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों पे होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप समूह में यात्रा कर रहे हैं और दिशा भटक गए हैं, आप दिशा का पता लगाने के लिए उपयोग करेंगे किसका? चुंबकीय कंपास का। उत्तर दक्षिण में वो दिशा दिखा देगा आपको। चुंबकीय रक्षक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहे की पट्टी का। इसके बाद अगला लेसन पे चलते हैं, लेसन 11, विद्युत धारा। विद्युत धारा में देखते हैं कौन कौन प्रश्न है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, धनावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। यहाँ पूछेगा ऋणावेशित हो गई कि धनावेशित हो गई, ये दोनों चीज़ तो याद रहेंगे, उदासीन तो आप जानते नहीं होगी, लेकिन कांच की छड़ क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की दिशा होती है को धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। इसके बाद है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ये जनित्र बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तो आप बिजली वगैरह से समझ गए, विद्युत हो गया। यांत्रिक ऊर्जा यानी जो हम खुद से काम करके करते हैं वो। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले रेडियो, टॉर्च, खिलौनों में उपयोग आने वाला सेल है, तो कौन सा सेल है? तो ये है आपका शुष्क सेल। शुष्क सेल मतलब क्या हुआ? मतलब उसमें कुछ लिक्विड नहीं रहता, आप देखे भी होंगे, सूखा हुआ एक सेल होता है, इसीलिए उसका नाम शुष्क सेल रख दिया गया है। यह संकेत है, इसका तो दिया नहीं है, यहाँ पे संकेत में जरूर कहूँगा बैटरी वगैरह का बनावट वगैरह, पिक्चर वगैरह देख लीजिएगा किस तरह बनता है, किस तरह टॉर्च वगैरह का पिक्चर बनाया है, किस तरह बैटरी का पिक्चर बनता है, तो ये सारे चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा संकेत में कि किस तरह उसका बनावट होता है। कभी कभी पूछ सकता है इस तरह के प्रश्न। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण नहीं है, तो इसमें कौन सा विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा टॉर्च नहीं है, बाकी सब विद्युत से ही चलता है। हीटर आप देखेंगे विद्युत से चलता है, विद्युत बल्ब तो विद्युत से ही चलेगा, विद्युत प्रेस विद्युत से ही चलेगा। अगला प्रश्न है, परमाणु के मध्य भाग यानी नाभिक में पाए जाते हैं। तो परमाणु के मध्य भाग यानी बीच वाले भाग में क्या पाए जाते हैं? तो बीच वाले भाग में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन के बारे में बता दूं, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन जो होता है आपका होता है, न्यूट्रॉन मतलब उदासीन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं। प्रोटॉन प्लस होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं यानी उदासीन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? माइनस में होते हैं। और जो केंद्र होता है, जो नाभिक होता है, नाभिक में दो ही चीज़ होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसी के जोड़ को यानी जितना प्रोटॉन होगा, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग हमेशा बराबर होती है, और न्यूट्रॉन की संख्या चेंज वगैरह रहती है, यानी प्रोटॉनों की संख्या से चेंज रहती है। इन्हीं दोनों को मिला के परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या तीनों बराबर होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। इसी के कारण परमाणु द्रव्यमान अलग हो जाता है, क्योंकि नाभिक का ही यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ के ही उसका परमाणु द्रव्यमान निर्धारित किया जाता है। और इसके साथ ही इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका चक्कर लगाता है, माइनस वाला क्या करता है? चक्कर लगाता है और लेन देन करते रहता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, घरों में उपयोग होने वाले रेडियो के सेल में निम्नांकित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। निम्नांकित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, कोई ये कौन सा ऊर्जा होगा? तो ये होगा रासायनिक ऊर्जा। इसके बाद अगले लेसन पे चलते हैं। अगला लेसन है अध्याय 12, ऊर्जा के स्रोत। छत्तीसगढ़ में जल विद्युत परियोजना बनी है हसदेव और महानदी पर। हमारे देश में पूर्णतः स्वदेशी नाभिकीय रिएक्टर स्थित है, तो ये कहाँ है? को तारापुर नाभिकीय रिएक्टर। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाने के लिए उपयोग
खाना बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली रसोई गैस इनमें से किस ईंधन का उदाहरण है? तो किस ईंधन का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीवाश्म ईंधन। और भी देख लीजिए, नाभिकीय ऊर्जा तो उपयोग करते नहीं, सौर ऊर्जा उपयोग कर नहीं रहा, विद्युत ऊर्जा उपयोग नहीं कर, जीवाश्म ही बचता है। पानी को गर्म करके भाप से बनाई जाने वाली विद्युत कहलाती है। पानी को गर्म करते हैं तो भाप बनती है यानी ताप हो जाता है, तो ताप ऊर्जा इसको कहेंगे। इसके बाद अगला है, सोलर कुकर के भीतरी सतह का रंग होता है काला होता है। क्यों काला होता है? क्योंकि काला जो होता है या गाढ़ा कलर जो होता है वो प्रकाश को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, इसीलिए ठंडी के दिनों में कहते हैं काला शॉर्ट पहनिए, और गर्मी के दिनों में वाइट, क्योंकि वो ऑब्जर्व कम करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रतन जोत को लगाया जाता है, को ये लगाया जाता है बायोडीजल प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सौर जल उष्मक की नलियां बनी होती है, तो किसकी बनी होती है? ये तांबे की बनी होती है। चलिए अगले लेसन पे चलते हैं, अध्याय 13 खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन पे। इसमें पहला क्वेश्चन है, मानवोपयोगी विभिन्न फसलों तथा जंतुओं के अधिक मात्रा में उत्पादन एवं प्रबंधन के तकनीकी ज्ञान को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग कृषि विज्ञान। खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल इसमें कौन सा नहीं है? तो देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो मसूर है वो आपका खरीफ फसल नहीं होता है, लेकिन अगर यहाँ अरहर होता है तो वो खरीफ फसल है। चलिए हम यहाँ पे 2-3 फसलों के नाम बता देते हैं। एक होता है नकदी फसल। नकदी फसल गन्ने को कहते हैं, अधिकतर एग्जाम में गन्ना पूछता है, गन्ना क्या है? तो वो एक नकदी फसल है। कंप्लीट। इसके बाद हम बात करेंगे खरीफ फसल का, जायद फसल का, और इसके अलावा है आपका रबी फसल का। तीनों फसल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। खरीफ फसल जो होता है वो बारिश के दिनों में होता है, यानी वर्षा ऋतु जब होती है ना, क्योंकि खरीफ जो होता है ना, जैसे में धान, खरीफ मीन्स क्या हो गया? धान समझिए, खरीफ यानी धान, इतना याद रखिएगा, खरीफ मतलब धान होता है। तो खरीफ फसल जो हो गया वो धान हो गया, और धान को क्या चाहिए? पानी चाहिए। ये तो पता है आपको, धान किस में होता है? पानी में होता है। तो पानी के लिए क्या होगा? कि जून से सितंबर खरीफ फसल के लिए मानी जाती है। इसमें देखा जाए तो कौन कौन से आ जाएंगे? तो धान आएगा, कपास आएगा, बजरा आएगा, ज्वार आएगा, अरहर आएगा। अरहर को तुअर भी कहते हैं, तुअर दाल के नाम से इसे जानते हैं। और ये क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय ये फसल है। उष्ण कटिबंधीय यानी गर्मी वाला, गर्मी के दिनों के बाद ये होने वाला है, क्योंकि गर्मी में क्या होता है ना, गर्मी के उष्ण कटिबंधीय नाम क्यों पड़ा इसका फसल का? क्योंकि उधर ही होता है। उधर क्यों होता है? क्योंकि उधर बारिश का मौसम ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा धूप पड़ेगा तो यहाँ का जितना पानी है वो उसको मतलब ले लेगा सूर्य प्रकाश अपने ऊपर, फिर उससे प्रकाश मतलब जो भी यहाँ से पानी लेके गया ऊपर प्रकाश के कारण, तो वहाँ पे बादल बनेंगे, बादल के बाद फिर बरसात होगा, फिर यही चीज़ प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके कारण पानी होता है, और इसी के कारण उष्ण कटिबंधीय फसल भी कहते हैं इसको। दूसरा होता है आपका शीत कटिबंधीय फसल। रबी फसल जो होता है वो शीत ऋतु में होता है, इसलिए शीत कटिबंधीय इसको कहते हैं। ये कब होता है? तो ये होता है अक्टूबर से मार्च तक होता है। ये कब होता है? अक्टूबर से मार्च तक। इसमें गेहूं, मटर, सरसों, चना, मसूर देखिएगा इसी में आएगा, मसूर, तोड़ी, जौ, ये सब किस में आएंगे? तो आपका रबी फसल में आएगा। इसके साथ ही एक और आता है फसल, जायद फसल। जायद फसल में आपका आता है अप्रैल से जून तक होता है। इसमें सब्जियां, चारे, फल, ये सब किस में आएंगे? जायद फसल में आएंगे। जो अभी शीत यानी ठंडा का मौसम चल रहा है, इसके बाद होता है आपका जायद फसल, यानी शीत ऋतु के बाद होता है, यानी गर्मी जब स्टार्टिंग होता है तब होता है। और ये जब बरसात शुरू होने से पहले, यानी आपका खरीफ फसल होने से पहले इसको ख़त्म कर दिया जाता है, यानी जो भी सब्जी वगैरह या जो भी फल वगैरह करना है वो क्लोज हो जाएंगे, चारे वगैरह जो होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो खरीफ फसल नहीं है, तो ये मसूर होगा। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है, यानी ठंडा में कौन होगा? जो अभी ठंडा का मौसम चल रहा है, इसमें होगा आपका रबी फसल, जिसमें कौन कौन से आते हैं? तो गेहूं, मटर, सरसों, चना, तोड़ी, जौ, मसूर। इसके बाद अगला है, जायद फसलों के पैदावार के लिए जलवायु होनी चाहिए। तो कैसी जलवायु होना चाहिए आपका? तो ये होना चाहिए शुष्क जलवायु, यानी सूखा। भिन्न भिन्न गुणों वाले पौधों में कृत्रिम रूप से निषेचन कराकर प्राप्त वांछित गुणों वाले बीज कहलाते हैं। तो ये बीज क्या कहलाते हैं? तो ये संकरित बीज कहलाते हैं। बुआई की विधि नहीं है, तो ये गहाई बुआई की विधि नहीं है। जैविक खाद नहीं है, जैविक खाद आपका यूरिया नहीं है, बाकी सब जैविक खाद है, गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद। ये क्या है? उर्वरक है आपका यूरिया।
कृषि मित्र के रूप में मानव उपयोगी हैं। तो मानव उपयोगी कौन है, कृषि मित्र कौन है इसमें, तो यह है केंचुआ। केंचुआ क्या करता है, तो आपका पोली बनाता है, यानी मिट्टी को पोली बनाता है, जिसके लिए ह्यूमस का उसमें निर्माण होता है और अच्छा फसल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पौधों को कृत्रिम रूप से पानी की आपूर्ति करने की विधि को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको कहते हैं सिंचाई। खरीफ फसल के खरपतवार नहीं है, ये सब बाकी सब खरपतवार हैं, लेकिन बथुआ को छोड़ के, तो खरीफ फसल के खरपतवार नहीं है बथुआ। बथुआ आपको कब मिलेगा, तो बथुआ आपको अभी गेहूं के फसल में मिलेगा। कैसे आप इसको याद रखेंगे, बथुआ वगैरह क्वेश्चन आ जाता है, सरसों वगैरह, तो आप एक कंसेप्ट तैयार कीजिए कि अभी मुझे क्या क्या मिलता है। अभी देखिए, अभी गेहूं का सीजन है, अभी आप देखेंगे गेहूं के समय क्या क्या बुआता होगा, वो गेहूं में देखे होंगे आप सरसों का साग खा रहे होंगे अभी आप, और बथुआ जो देख रहे होंगे उसका भी साग मिल के खा रहे होंगे, पालक का भी खा रहे होंगे, और आलू का भी आपने देखा होगा कि बुआई हो रहा है, क्योंकि सरसों उसी में रोपा जाता है। ये सारे कंसेप्ट तैयार कीजिए कि अभी आपको वातावरण में क्या क्या मिल रहा है, ऋतु के हिसाब से देखिए, वो सारे आप किस में डाल दीजिएगा, तो उसे आप रबी फसल में डालिएगा। चलिए अगले लेसन पे चलते हैं, अध्याय 14 रेसे। निम्नलिखित में से कृत्रिम रेशा है, कोई इसमें कृत्रिम मींस क्या हुआ, मानव निर्मित कौन सा रेशा है, कोई इसमें से मानव निर्मित है टेरिकॉट। टेरिकॉट को याद रखिएगा, मानव निर्मित है। बाकी सब ऊन तो जानते हैं किससे प्राप्त होता है, रेशम भी जानते हैं, जूट भी जानते हैं किससे प्राप्त होता है। जूट को हम लोग देहाती भाषा में पटुआ वगैरह कहते हैं, जिसे पटसन कहते हैं, जूट कहते हैं, पटुआ कहते हैं। वनस्पतिक रेशा नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें नायलॉन नहीं है। नायलॉन का क्या क्या बनता है, तो ये कृत्रिम एक रेशा है, इससे पैरासूट और रस्सी वगैरह बनते हैं, यानी मजबूत रस्सी वगैरह या पैरासूट वगैरह बनते हैं, मजबूत वाले चीज़ बनते हैं। पासमीना एक प्रजाति है, ये तो आपको बताना चाहिए, पासमीना एक प्रजाति है किसका, बकरी का या भेड़ का, किसका, भेड़ का ना, तो पासमीना एक प्रजाति है भेड़ का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेशों से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, प्रथम सोपान क्या है, कताई करना। इसके बाद अगला है, सेलुलोज के साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं कार्बन आदि पदार्थों के द्वारा बनाया गया रेशा कहलाता है कृत्रिम रेशा कहलाता है। क्या कहलाता है, कृत्रिम रेशा। जाहिर सी बात है हम लोग बनाएंगे। इसके बाद अगला लेसन है, अध्याय 15 कितना भोजन कैसा भोजन। इसमें देखा जाए कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत नहीं है, तो इसमें चावल, गेहूं, आलू कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, लेकिन सोयाबीन प्रोटीन का स्रोत है। तो इसमें मुख्य स्रोत कौन सा नहीं है, सोयाबीन। वे पोषक तत्व जो हमें रोगों से बचाते हैं क्या कहलाते हैं, तो विटामिन एवं खनिज लवण कहलाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्याम भूषण को रात में दिखाई नहीं देता, डॉक्टर ने उसे एक विटामिन की दवाई दी, वह भी विटामिन है, विटामिन क्या है, विटामिन ए आँख के लिए होता है। विटामिन ए यानी आँख के लिए, आँख में कोई भी परेशानी हो, रतौंधी वगैरह बीमारी पूछ देखो किससे होता है, आँख की बीमारी है ये, तो किससे ठीक होगा या किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन ए की कमी से हो रहा है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन है, बेरी। यहाँ स्कॉर्वी आ गया, स्कॉर्वी किससे होता है, विटामिन सी से। रतौंधी किससे होगा, विटामिन ए से। बेरी विटामिन बी से। रिकेट्स किससे होगा, वो रिकेट्स होगा आपका विटामिन डी से। एक बीमार व्यक्ति की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, उसे दूध, दही, मक्खन खाने और धूप सेकने की सलाह दी गई है, यानी रिकेट्स की कमी हो गई है। और धूप की जब भी चर्चा होगी तो ये विटामिन डी की बात की गई है। उस व्यक्ति को विटामिन की कमी हो गई तो विटामिन डी की कमी होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, घेंगा रोग होता है किसकी कमी से होता है, तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। स्वस्थ मनुष्य को एक दिन में कम से कम कितने लीटर पानी पीना चाहिए, को 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। रुक्षांश नहीं है, रुक्षांश इसमें आलू नहीं है। इसके साथ ही मुझे एक और क्वेश्चन याद पड़ रहा है यहाँ पे कि आलू, गाजर ये सब क्या है, या अदरक है तो क्या है, अदरक तना है। अदरक जो हम लोग खाते हैं तो वो क्या है, तना है। और जो हम लोग मूली हुआ, मूली क्या है, उसका जड़ है या क्या है। आलू है तो क्या है, जड़ है कि क्या है। तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा कि मूली है तो क्या है, जड़ है या तना खाते हैं। ये सारे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, यानी जो भी आप खा रहे हैं, खाने वाले जो भी उपयोग कर रहे हैं, नॉर्मली जो आप जानते हैं ना उसी के बारे में पूछ दिया जाता है और पूछा जाता है ये तना है या आपका जड़ है। जैसे मूली खाएंगे तो क्या होगा, जड़ होगा। इसको कैसे याद करेंगे, तो एक चीज़ याद रखिएगा,
मूली में देखिएगा कि एकदम हल्का हल्का छोटा छोटा उसमें नुकीला निकला निकला रहता है, इसका मतलब वो जड़ है, एक मूसला जड़ हम लेके खा लेते हैं। लेकिन जब इसको देखिएगा आलू को, तो आलू में देखिएगा छोटा छोटा आलू गोल सा निकला हुआ रहता है, लेकिन उसके बाद भी उसमें से मोटा मोटा जड़ निकलता है। आलू में क्या होता है, मोटा मोटा जड़ निकलता है। तो ये क्या हो गया, हम उसका तना खा रहे हैं। तो उसको जब भी डिस्क्राइब करना होगा को देखिए, अदरक क्या हुआ, अदरक गोल सा रहता है, लेकिन उसके बाद भी उसमें से बहुत सारे जड़ निकलते हैं। लेकिन मूली में शुरू से अंत तक जड़ निकलता है, जाहिर सी बात है एक मूसला जड़ हो गया, मूसला जड़ को हम खाते हैं, बाकी सब में पतला पतला जड़ निकलता है। लेकिन आलू में एक जगह से जहाँ आँख होता है वहीं से जड़ निकलता है, इसलिए वो क्या हो गया, आपका तना हो गया। तो इस तरह आप उसे याद करने का तरीका भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक बार उस चीज़ को देखना तो जरूर पड़ेगा। रुक्षांश नहीं है तो रुक्षांश इसमें आलू नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के रख रखाव या उन्हें सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को कहते हैं परिरक्षण कहते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण का तरीका नहीं है, तो देखिए यहाँ सुखाना, अचार बनाना, मुरब्बा बनाना है, लेकिन तलना जो है वो नहीं है। मुरब्बा खाए ना, किसका बना हुआ होता है पता है? चलिए कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। अध्याय 16, कुछ सामान्य रोग। हैजा रोग का लक्षण नहीं है, तो इसमें से कौन सा लक्षण नहीं है? तो खांसी के साथ बलगम, ये लास्ट रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हैजा रोग का लक्षण नहीं है, तो खांसी के साथ बलगम, ये टीबी का पक्का रोग होगा। तपेदिक या टीबी रोग का लक्षण है बुखार एवं खांसी में बलगम। विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। वैसे देखेंगे तो याद कैसे करेंगे 24 मार्च? याद रखिएगा इस बार 20 से 23 तक क्या है, छुट्टी है होली का। होली के बाद क्या हो गया, टीबी हो गया, बहुत ज़्यादा खांसी उसी हो गया, बहुत कुछ उल्टा सीधा खा लिया, इसलिए बच के रंग से रहिएगा। तो याद करने का देखिए, कोई कहानी स्टोरी सोच लीजिए, डेज अगर पूछे जाते हैं तो एक बार डेज का पूरा स्टोरी जान लीजिए। अगर नहीं याद होता है तो हमसे कहिए, हम एक डेज का स्टोरी लेते आएंगे, हमेशा के लिए डेज याद हो जाएगा। इसका विश्व एड्स दिवस का मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोनिका को बार बार छींकें आ रही है, उसकी नाक लाल हो गई है, उसे निम्न में से कौन सा रोग हो सकता है? तो उसे क्या हो सकता है? तो जाहिर सी बात है उसे सर्दी जुकाम हो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपने एक व्यक्ति को देखा जिसके पैरों एवं पैरों के पंजे के में बहुत अधिक सूजन है, जिसके कारण उसके पैर हाथी के पैर जैसे दिख रहे हैं, उसे रोग है, कौन सा है? तो फाइलेरिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चों को पोलियो से बचने के लिए पिलाई जाती है कौन सी? ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या OPV है या कौन सा है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ आज हम 6, 7, 8 तीनों का वीडियोस क्लोज कर रहे हैं। यानी आज लास्ट वीडियो था साइंस का, और देखा आपने बहुत तेज़ी से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे रिलेशन हम लोगों ने कर लिया, और बिना किसी दिक्कत का, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, और बहुत सारी चीज़ें सीख लिया। अगर इस तरह के प्रश्न भी आएंगे, अगर इससे टच होता भी कोई प्रश्न आता है तो निश्चित ही आप डील कर सकते हैं। इसके बाद हम NCERT पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एक्स्ट्रा थे, और सीटेट ने क्या किया था, कुछ एक्स्ट्रा पूछा था, तो हमने बोला कि एक्स्ट्रा के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में तो ये काम आएगा ही। ये 1 to 5 में भी 1-2 क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। 17 का आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उसमें पर्यावरण अध्ययन में इससे संबंधित क्वेश्चन 1-2 हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आपने ये वीडियो देखा, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपने देखा। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन दबा दें, और इसके साथ ही आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे उसका जल्द ही जवाब देने का। इसके अतिरिक्त अगर आपसे पूछे गए जो सवाल हैं उसके जवाब देना चाहें तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, उसका भी जवाब आप लिखें, और डिस्क्रिप्टिव अगर आप लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखें, ताकि और भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।